30 सितंबर 1857 की दोपहर होने से पहले ही अंग्रेजी सेना लाल किले में घुस चुकी थी और अंग्रेज सिपाही भारत के निर्दोष एवं निरीह लोगों को अपनी गोलियों से छलनी करते हुए बादशाह बहादुर शाह जफर और उसके परिवार को ढूंढ रहे थे। विलियम हॉडसन भी चुपचाप अपनी बंदूकें ताने हुए उन सिपाहियों के साथ चल रहा था। केवल वही जानता था कि बादशाह और उसका परिवार कहाँ है, किंतु वह बड़ी चालाकी से न केवल इस बात को छिपाए रहा अपितु बादशाह को लाल किले में ढूंढता रहा। लेफ्टिनेंट फ्रेड मैसी ने लिखा है, लाल किले के भीतर पतली गलियों वाला एक पूरा शहर बसा हुआ था। हम लोग इन्हीं गलियों में बादशाह को ढूंढने लगे। हमने धरती पर घायल पड़े हुए एक मुस्लिम युवक से पूछा कि बादशाह और उसका परिवार कहाँ है, तो उस लड़के ने कहा कि बादशाह का पूरा परिवार इसी महल के सबसे भीतरी कमरे में मौजूद है। वह लड़का जानबूझकर हमसे झूठ बोल रहा था क्योंकि उसे पता था कि बादशाह अपने परिवार के साथ कई दिन पहले ही लाल किला छोड़कर जा चुका है। हमने लाल पर्दा हटाकर महल के अंतःपुर में प्रवेश किया। अंतःपुर के सारे कमरों, भंडारों, रसोई घरों, गुसलखानों, अलमारियों और बक्सों को देख मारा, किंतु हमें बादशाह या उसके परिवार का एक भी सदस्य नहीं मिला। अंतःपुर में मनुष्य के होने की बात तो दूर, वहां कोई पालतू पक्षी तक भी नहीं था। जब बादशाह और उसका परिवार नहीं मिला तो हमारे सैनिक अंग्रेज अधिकारियों की परवाह करना छोड़कर लाल किले के महलों को लूटने में व्यस्त हो गए। न जाने कहां से शहर की बदमाशों की टोलियां भी आ गईं। उन्होंने महलों के पर्दे, चद्दरें, बर्तन भांडे, घोड़ों का सजावटी सामान, औरतों और मर्दों के लिबास, झाड़ फानूस, किताबें, पिस्तौलें, मिठाइयां, शरबत और शराब की बोतलें लूट लीं। जो दुपट्टे, कमीजें, सलवारें, घाघरे और गरारे कल तक मुगल बेगमें और शहजादियां पहनती थीं, उन दुपट्टों, कमीजों, सलवारों, घाघरों और गरारों को अंग्रेज और अंग्रेजी सेना के भारतीय सिपाही अपनी बीवियों के लिए ले जा रहे थे। लेफ्टिनेंट फ्रेड मैसी ने लिखा है कि यह सारा सामान किसी काम का नहीं था, किंतु मैंने भी एक नया हवाई गद्दा उठा लिया जो बाद में मैंने जनरल कैंपबेल से अनुमति लेकर अपनी पत्नी मैसी को दे दिया। मैसी ने वह हवाई गद्दा अपनी पहाड़ी पालकी में बिछा लिया। जब बादशाह लाल किले में नहीं मिला तो अंग्रेज सिपाहियों ने यमुना नदी पर नावों को जोड़कर बनाए पुल के पास स्थित सलीमगढ़ पर भी हमला किया। बादशाह और उसके परिवार को वहां भी पूरी सावधानी से ढूंढा गया, किंतु वे लोग वहां भी नहीं मिले। अंग्रेज अधिकारियों का अनुमान था कि बागी सिपाही बूढ़े और बेदम बादशाह को लेकर दिल्ली से अधिक दूर नहीं गए होंगे, इसलिए उन्होंने बादशाह के भाग जाने की अधिक चिंता नहीं की और वे दिल्ली की जीत का जश्न मनाने की तैयारियां करने लगे। उसी शाम अंग्रेजों ने जामा मस्जिद के अंदर नाचना शुरू किया और पंजाब से आई सिख सेना ने मस्जिद के पवित्र मेहराब के सामने फतेह की खुशी में आग जलाई, अर्थात कैंप फायर का आयोजन किया। मेजर जनरल आर्कडेल विल्सन और उसका स्टाफ सेंट जेम्स चर्च को छोड़कर लाल किले के दीवाने खास में रहने के लिए आ गए, जहां उनके सामने हैम अर्थात सूअर का मांस और अंडों का डिनर परोसा गया। मेजर जनरल आर्कडेल विल्सन ने रानी विक्टोरिया के नाम पर शराब का जाम पेश किया। इसके बाद उनके एक अफसर ने लाहौर को तार भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा कि दिल्ली की तमाम कठिनाइयां समाप्त हो गई हैं, बंगाल इन्फेंट्री की बगावत को कुचल दिया गया है और लॉर्ड क्लाइव तथा जनरल लेक के दिन फिर से लौट आए हैं। ब्रिगेडियर जॉन निकलसन अभी तक मरा नहीं था। वह रिज पर स्थित एक सैनिक तंबू में पड़ा हुआ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसका दोस्त नेविली चैम्बरलेन उसके पास यह सूचना लेकर गया कि हमने लाल किला फतेह कर लिया है तथा बादशाह और उसका परिवार किला छोड़कर भाग चुके हैं। नेविली की यह बात सुनकर ब्रिगेडियर निकलसन ने कहा
कि मेरी अंतिम इच्छा पूरी हुई। इसके 3 बाद निकलसन मर गया। बहादुर शाह जफर के प्रिय महाताब बाग में लगी संगमरमर की एक चौकी को उखाड़कर उसके नीचे निकलसन के शव को गाड़ दिया गया। जिस समय अंग्रेजों ने लाहौर को यह तार भिजवाया था कि दिल्ली की कठिनाइयां समाप्त हो गई हैं, वस्तुतः उस समय दिल्ली में कठिनाइयों का एक नया युग आरंभ हो रहा था। बहुत से अंग्रेज सिपाहियों को लग रहा था कि हमारे कुछ साथी लाल किले से मिले लूट के माल से माला माल हो गए हैं, किंतु हमें कुछ भी नहीं मिला। इसलिए वे दिल्ली के उन मोहल्लों में निकल गए जहां कभी दिल्ली के धनी मानी लोग रहते थे। अंग्रेज सिपाही इन धनी मानी लोगों को लूटना चाहते थे, किंतु अब वहां सन्नाटा था और लूटे जाने के लिए कपड़े और बर्तनों के अतिरिक्त शायद ही कुछ बचा था। कुछ स्थानों पर क्रांतिकारी सिपाहियों के तंबू लगे हुए मिले जो अधिकतर खाली थे, किंतु कुछ तंबुओं में अब भी घायल और बीमार सिपाही पड़े हुए थे जिन्हें अंग्रेज सिपाहियों ने तुरंत गोलियां मार दी। शहर में स्थान स्थान पर उन कपड़ों और बर्तनों का ढेर लगा हुआ था जिन्हें दिल्ली के गुंडों ने धनी मानी लोगों के घरों से लूटा था। किंतु जब वे गुंडे भी अंग्रेज सिपाहियों द्वारा मार दिए गए या अंग्रेजों के भय से दिल्ली खाली करके भाग गए तो यह सामान किसी के काम का नहीं रहा। अब वह सामान कचरे के ढेर के रूप में स्थान स्थान पर फैला हुआ था। अंग्रेज सिपाहियों ने बागी सिपाहियों के शव उठाकर उन्हीं ढेरों पर फेंक दिए और उनमें आग लगा दी। इसके बाद अंग्रेज सिपाहियों को आदेश दिए गए कि वे दिल्ली की सफाई कर दें। सेना की भाषा में सफाई का अर्थ यह था कि दिल्ली में एक भी आदमी जीवित नहीं बचे, उन्हें गोलियों से उड़ा दिया जाए। दिल्ली वासियों को यह सजा इसलिए दी जा रही थी क्योंकि उन्होंने 11 मई 1857 को दिल्ली की सड़कों पर गिरते हुए अंग्रेजों के शव अपनी आंखों से देखे थे। यद्यपि इस समय तक दिल्ली में बहुत अधिक लोग नहीं रह गए थे, किंतु बूढ़े, बीमार, विकलांग, लाचार, विक्षिप्त, गर्भवती महिलाएं जिनके प्रसव निकट थे, अब भी दिल्ली की गलियों और घरों के तहखानों में छिपे हुए थे। इन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाला गया और गोलियों से भूनकर अंग्रेज शक्ति की विकरालता का परिचय दिया गया। मरने वालों में अब इतनी शक्ति नहीं रह गई थी कि वे मरते समय आर्तनाद करें। वे चुपचाप गोलियां खाते थे और निर्जीव कुंदे की तरह धरती पर गिर जाते थे। देखा जाए तो विजेता का परिचय उसके द्वारा की गई हिंसा से ही होता है। यदि प्राचीन भारतीय नरेशों की सेनाओं को अपवाद मानकर अलग कर दिया जाए तो धरती के प्रत्येक स्थान पर और मानव सभ्यता के प्रत्येक युग में विजेताओं ने पराजितों को अपना परिचय इसी प्रकार मौत और खून का खेल खेल कर दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अंग्रेज फिर से दिल्ली के स्वामी हो गए थे, किंतु ये वो दिल्ली नहीं थी जिसे वे 4 महीने पहले छोड़कर गए थे। ये तो एक विशाल शमशान था जिसमें चारों ओर कुछ आधे जले हुए और कुछ बिना जले हुए शव बिखरे हुए थे। जब कुछ अंग्रेज अधिकारियों को अपने पुराने भारतीय मित्रों और उनके साथ बिताए हुए अच्छे दिनों की याद आई तो वे उन्हें ढूंढते हुए उनकी हवेलियों और कोठियों पर गए, किंतु वहां सड़ती हुई लाशों के अतिरिक्त कुछ देखने को नहीं मिला। लेफ्टिनेंट एडवर्ड ओमेनी ने लिखा है, दिल्ली के 1.5 लाख शहरियों में से लगभग सब जा चुके थे। अगली कड़ी में देखिए, हॉडसन बादशाह को बंदी बनाकर फिर से लाल किले में ले आया।